नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है, उसका क्षेत्रीय आकांक्षाएं है ना। क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला जो चैप्टर है उसको हम समझने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट भाई, इतने कमेंट, मैं क्या भाई मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। अभी थोड़ा हिस्ट्री और 11th क्लास की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट ने भाई मेरे को मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर की इसको हम स्टोरी के तरीके से समझने वाले। आपको पता है कि रोशन सर स्टडी पॉइंट में भाई हर एक टॉपिक को एक अलग अंदाज से समझा जाता है। तो हम सबसे पहले स्टोरी की तरह अगर इस चैप्टर की शुरुआत करें तो आज़ादी से हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे एक दिन पहले 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत का विभाजन भी हो गया था, है ना। आज़ादी के बाद से ही भारत में बहुत सारी समस्याएं थी। विशेषकर सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण की समस्या, है ना। उस समय हमारा देश जो था वो 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। उन रजवाड़ों को एक करने में हमारे जो बहुत सारे नेता थे उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, विशेषकर सरदार पटेल, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रह गए थे जिनकी कुछ विशेष प्रकार की डिमांड थी। इसीलिए क्या किया, बाद के दशक में, हम यहाँ पे 1980 के दशक की बात करेंगे इस चैप्टर में। 1980 के दशक की बात की गई है कि इसको ना स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द है, कुछ इस चैप्टर में कुछ शब्द आपको नजर आएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं है क्या है। क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र द्वारा विशेष क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे या संस्कृति के आधार पे क्या करते हैं, कुछ विशेष अधिकार चाहते हैं, कुछ विशेष अधिकार की मांग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। हमारी खुद की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। ऐसे ही हमारे देश के बहुत सारे राज्य थे जिनकी कुछ विशेष इच्छाएं थी, उनकी विशेष आकांक्षाएं थी। उसी को हम क्या, किस रूप में समझ सकते हैं, हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए, 1980 का जो दशक है वो स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता मतलब क्या होता है, स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष अधिकार। बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, विशेष अधिकारों की मांग की थी। इसीलिए 1980 का जो दशक है, वो जो 1980 के दशक का मतलब क्या है, 1980 से लेके 1990 के बीच का जो पूरा 10 वर्ष का जो गैप है, ये स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। और बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, विशेष अधिकार पाने के लिए वहाँ के लोगों ने हथियार भी उठाए, मारकाट हुए, बहुत सारे लोगों को हिंसक मारकाट का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए, स्वायत्तता की जो ये मांग 1980 के दशक में उठा, तो हमारे भारतीय सरकार ने क्या नीति अपनाई, भारतीय सरकार का नज़रिया क्या रहा। आपको पता है कि भाई हमारे संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, संविधान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी के वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, सभी के लिए बराबर अधिकार बनाए गए हैं, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दें। जैसे कि हम अगर बात करें तो भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग वर्ग के लोग रहते हैं, है ना। हर क्षेत्र में आपको विविधताएं नजर आ जाएगी, मतलब कि सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है भारत में। तो भारत में ना सांस्कृतिक विविधता को ना खतरा नहीं माना जाता देश के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरोप के देशों की बात करें तो यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विविधता को देश के लिए, देश की एकता के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन हमने क्या किया, विविधता को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से एक तरीके से हल करने की कोशिश की है और सभी क्षेत्र की विविधता को हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। और भारत के जो क्षेत्रीय दल है उनको भी अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी विशेष क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, है ना, किसी विशेष क्षेत्र की समस्या को उठा सकते हैं, केंद्र सरकार के सामने ला सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो ये सारे अधिकार क्षेत्रीय दलों को भी मिले हुए हैं। तो ये यहाँ पे भारत में क्या है, भारतीय सरकार का नजरिया क्षेत्रीयता को या किसी क्षेत्र विशेष के महत्व को मतलब नज़रअंदाज करने का नहीं है, बल्कि हम सबको एक साथ मिला के चलने की नीति को अपनाते हैं। तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारे क्षेत्र को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिलता है। सबसे पहले हम भारत पाकिस्तान की बात कर ले। आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। इसी के तहत अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर के बहुत सारे भाग हैं जो कि भारत से अलग होना चाहते थे, है ना। तो इसमें से नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य हैं जो कि भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। इसी के अलावा अगर हम दक्षिण भारत में जाए तो द्रविड़ आंदोलन चला। द्रविड़ आंदोलन के तहत एक अलग राष्ट्र की मांग वहाँ भी उठने को मतलब देखने को मिलता है।
इसके साथ आप देखेंगे कि अलगाववादी आंदोलन चले, जिसके तहत बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग की गई। आपको पता है जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे ही आंदोलन के परिणाम है जो कि भाषागत आधार पर बनाए गए राज्य के परिणाम है। और बहुत सारे मतलब जगह है उनके टुकड़े भी हुए। दक्षिण भारत के कुछ विशेष हिस्से जैसे कि हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चले हैं। इसी तरीके से हम पंजाबी भाषी लोगों की बात करें तो पंजाबी भाषी लोगों ने क्या किया, मतलब पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग की। और इसी के तहत 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम के 2 राज्य बने। ठीक है, बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ, है ना। तो विविधता पूर्वक जो हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। और इन विविधताओं की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए क्या किया, भारत की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया है। ठीक है, विविधताओं से निपटने के लिए हमारे देश की सीमाओं को कई बार बदला गया है। सो गाइस, अब हम कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हम समझेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक रहने वाला है और आपके बुक में एक स्टोरी के तरीके से चीज़ें समझाई गई है, तो मैं भी आपको एनसीईआरटी बुक से ही चीज़ें बताने वाला हूँ, बाहर से कोई चीज़ें नहीं बता रहा। विशेषकर यहाँ पे हम धारा 370 के संदर्भ में इसकी बात करने वाले हैं। आपको पता है कि धारा 370 को अब जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तो वहाँ से कुछ नई चीज़ें भी आपको इस टॉपिक में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, है ना। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल है। सबसे पहले है जम्मू, उसके बाद है कश्मीर और उसके बाद है लद्दाख। हम तीनों की विशेषता की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं, तो भाई कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। ये जो कश्मीरी घाटी है उसको कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर कश्मीरी बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, जो कि ज़्यादातर क्या है, मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानते हैं। कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें, वो तो कश्मीर की बात होगी। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाके शामिल हैं। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बहुत सारे धर्मों को और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तीसरा क्षेत्र है आपका लद्दाख। लद्दाख की अगर हम बात करें तो पूरा पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम, ये 2 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आबादी काफ़ी कम है, ज़्यादा आबादी यहाँ की है नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या के प्रमुख कारण रहा है। और ये जो समस्या है आज़ादी के बाद से ही शुरू हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजशाही था। आपको पता है कि यहाँ पे हिंदू शासक हरि सिंह का शासन था। ठीक है, और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बने। भारत और पाकिस्तान से दोनों से अलग होके एक अलग राज्य बनाने की मांग वो कर रहे थे, एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन मांग कर रहे थे, हरि सिंह। ठीक है, अलग होना चाहते थे वो। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस पे अपना हक जताता था, है ना। क्यों जताता था? क्योंकि उसको लगता था कि भाई यहाँ के ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम है और इसलिए इसको हम अपने देश में मिला लेंगे और वहाँ के लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी सोच कुछ अलग थी। वो अपने आप को हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बाद में, पहले अपने आप को कश्मीरी मानते थे, है ना। कश्मीर को दिल से चाहते थे वो। और यहाँ एक पार्टी है जिसका शासन मतलब जो यहाँ पे जन आंदोलन जो हो रहा था उसका नेतृत्व कर रही थी, उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसके उस समय सबसे जो हेड थे वो है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला मतलब उस समय काफ़ी फेमस नेता थे और ये पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। और शेख अब्दुल्ला जो है वो भारत के कई राष्ट्रवादी जो नेता है, जो राष्ट्रीय मतलब नेता है, उनकी मित्र भी रह चुके थे, विशेषकर नेहरू के भी मित्र थे। अब देखिए, अक्टूबर 1947 में क्या होता है, पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठियों मतलब बहुत सारे घुसपैठियों को भारत में भेज दिया कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। अब उस समय हरि सिंह को कुछ सूझा नहीं। महाराज हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी क्योंकि भाई उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी कि भाई वो क्या करे, इन घुसपैठियों का सामना करने में कश्मीर की हेल्प करे, है ना। भारत ने क्या किया, सैन्य मदद दिया। लेकिन इससे पहले भारत सरकार ने क्या किया, महाराजा जो हरि सिंह थे उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिया। मतलब एक विलय पत्र, आपको पता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर अब भारत का ही अभिन्न अंग होगा। केंद्र सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक सहमति जताई थी कि स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, युद्ध मतलब जो हो रहा था पाकिस्तान के साथ जो हुआ था वो जब रुक जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, एक जनमत संग्रहण करवाएंगे, जनमत सर्वेक्षण करवाएंगे, जिसके माध्यम से ही जम्मू कश्मीर की जो नीति है उसका निर्धारण किया जाएगा। वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं, वो वहाँ के जनता निश्चित करेंगे। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि एक तरीके से आप
मुख्यमंत्री समझ सकते हैं। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया और जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको ये बात मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा धारा 370 की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि धारा 370 और 371 इसके तहत जम्मू कश्मीर को ना विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, जिसके मतलब दी गई थी ऐसा बोलेंगे, दी गई है ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, तो दी गई थी। और इसके अंतर्गत क्या था कि भाई जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था, है ना। और जितने भी विधान मतलब जो हमारी विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते, जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था जब तक कि वहाँ की सरकार इसको मान्यता ना दे दे, सरकार इसको लागू ना कर दे, है ना। ऐसा कुछ रूल वहाँ पे था, सरकार की सहमति से ही, मतलब जम्मू कश्मीर के सरकार की सहमति से ही वो कानून वहाँ पे लागू हो सकता था। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि भाई धारा 370 की वजह से ना जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत से नहीं जुड़ पाया और धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह हो जाए, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों की भी कुछ शिकायतें हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1947-48 के समय, जो माहौल ख़राब हो गया था, जो घुसपैठिए जब जम्मू कश्मीर में हमला किए थे, तो उस समय भारत की सरकार ने वादा किया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो क्या करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, लेकिन ऐसा करवाया नहीं गया, है ना। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि धारा 370 के जो प्रावधान है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है भारत में, मतलब सही से इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। तीसरी शिकायत है कि भाई जिस तरीके से दूसरे राज्यों के साथ इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बर्ताव करती है, लोकतंत्र को वहाँ पे अमल में लाया जा रहा है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं की गई है। तो ये शिकायतें वहाँ के लोगों से है। तो देखिए, मोदी सरकार ने क्या किया, 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। तो अब ये क्या, जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना। जिसमें से अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर के पास क्या है, अपनी खुद की विधानसभा होगी, है ना। लेकिन लद्दाख क्या है, बिना विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, मतलब पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे विधानसभा का चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा। ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की कुछ स्टोरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद आपको ना जम्मू कश्मीर वाले टॉपिक में कुछ चीज़ें और बता रखी है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और जो जम्मू कश्मीर में जो मतलब जो सरकार है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सत्ता को लेकर छीना झपटी होती रही और संघर्ष भी होते रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे भाई भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून, जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते थे आसानी से। तो इस कारण कई बार वहाँ पे क्या होते रहे, संघर्ष होते रहे सत्ता को लेकर, जिसमें आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला सबसे पहले, उसके बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला भी सत्ता को संभालेंगे। तो इसके बारे में पूरी कहानी बता रखी है, थोड़ी सी कहानी आपको बता रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को खुद से रीड करेंगे, एनसीईआरटी बुक में बता रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं हो चीज़ें, एग्जाम में बहुत कम चांस है कि वहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन आप लोग उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। देखिए, पंजाब वाले इस टॉपिक को हम समझने से पहले अकाली दल की बात कर लेते हैं। देखिए, अकाली दल क्या है, एक क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब, ठीक है। 1920 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी और इस पार्टी ने ही पंजाबी सूबा, यानी कि पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग राज्य की डिमांड की थी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 1966 में क्या होता है, पंजाब से 2 राज्य अलग किए जाते हैं, एक तो हरियाणा, है ना, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र था, और एक पहाड़ी क्षेत्र जो कि आपका हिमाचल प्रदेश है। ये 2 राज्य किससे अलग होके बने थे, पंजाब से ही होके बने थे। अब यहाँ की क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे प्रमुख पार्टी थी अकाली दल, तो 1967 से 1977 तक अकाली दल ने क्या किया, सरकार बनाया था। लेकिन ये दोनों ही मौके पे जो सरकार बनाए गए थे, ये गठबंधन की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया गया था। लेकिन फिर भी अकाली दल का ना उतना अच्छा नियंत्रण पंजाब में नहीं था। इसके पीछे 3 कारण थे। देखिए, पहला तो भाई उनकी जो सरकार बनी थी उसको कार्यकाल पूरा करने से पहले ही केंद्र सरकार ने क्या किया, बर्खास्त कर लिया था। दूसरा कि भाई जो अकाली दल है उसको पंजाब के जो हिंदू लोग थे उसका समर्थन बिल्कुल भी हासिल अकाली दल को नहीं था। तीसरा भाई रीजन ये था कि उसका जो वर्चस्व था, मतलब उसका जो दबदबा था, वो पंजाब में इसलिए नहीं था क्योंकि जो सिख लोग भी थे वो भी कई प्रकार के जाति और वर्ग में बड़े हुए थे। और कांग्रेस पार्टी का पता ही है, दलितों और जो नीच जाति में शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, जो दलित है वो चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, उन सभी में क्या था, एक अच्छा खासा समर्थन उनसे मिलता था कांग्रेस पार्टी को। तो इस कारण पंजाब में कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक भाई अपना प्रदर्शन कर रही थी, अकाली दल को उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा था।
अब देखिए 1970 के दशक में क्या होता है, पंजाब के लिए ना ज़्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई जाने लग जाती है। विशेषकर जो अकाली दल के नेता लोग हैं वो पंजाब के लिए ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं और 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या होता है, पास होता है, पारित होता है और जिसके तहत पंजाब के लिए एक ज़्यादा स्वायत्तता की मांग की जाती है। और इसमें ये भी मांग की जाती है कि केंद्र और राज्य संबंध को पुनः परिभाषित किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भाई केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है, राज्य सरकार, पंजाब की जो राज्य सरकार है उसके पास कम पावर है, तो इसलिए राज्य सरकार को ज़्यादा पावर दिलाने के लिए वो चाहते थे कि केंद्र और राज्य संबंध को दोबारा से परिभाषित किया जाए। और इस प्रस्ताव में सिख कौम के रूप में, यानी कि सिख को एक प्रमुख कौम के रूप में सिखों के वर्चस्व का ऐलान किया गया। ठीक है, मतलब सिखों का बोलबाला होना चाहिए समाज में, ऐसा कुछ आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इसकी भी मांग की गई थी। लेकिन देखिए हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने इस प्रस्ताव को एक अलग सिख राष्ट्र के रूप में देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से अकाली दल के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं, एक अलग सिख राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, इस तरीके से इसको देखा गया। अब 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो 1980 के आसपास क्या होता है, जो अकाली दल है, अकाली दल के जो नरमपंथी जो नेता थे, नरमपंथी जो कि आराम से मतलब अपना शांतिपूर्वक कामकाज को चलाते थे, उनसे हाथ जो सत्ता था उनसे हाथ से निकल गया और वो सत्ता किसके हाथ में आ गया, चरमपंथियों के हाथ में आ गया। चरमपंथी यानी कि जो हिंसा में विश्वास करते थे, जो मार काटने में विश्वास करते थे, और उन्होंने खालिस्तान नामक नए देश की मांग भी की थी। सिखों के लिए खालिस्तान नामक नए देश की मांग की गई थी इनके द्वारा जो चरमपंथी थे, जो चरमपंथी नेता थे, इसमें से एक फेमस नाम भी है जिसको भिंडरावाले के नाम से जाना जाता है, जो कि अकाली दल का ही एक, कह सकते हैं अकाली दल से ही मिल जाता है और ये चरमपंथी नेता के रूप में काफ़ी फेमस होता है। और इसके सारे अनुयायी, ये सारे सभी लोग क्या करते हैं, जो अमृतसर में एक मंदिर है आपको पता है, स्वर्ण मंदिर, उसमें क्या करते हैं, शरण लेते हैं, मतलब अपना मुख्यालय बनाते हैं। ठीक है, वहाँ से पूरे मतलब चीज़ों को चलाना स्टार्ट करते हैं, अपना अभियान चलाना स्टार्ट करते हैं। और स्वर्ण मंदिर क्या होता है, एक हथियारबंद किले के रूप में तब्दील हो जाता है। मतलब कि जो ये भिंडरावाले हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो हथियार के साथ क्या करते हैं, स्वर्ण मंदिर में ही अपना शरण लेते हैं और वहाँ पे पूरा चारों तरफ से उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्योंकि अब केंद्र सरकार को क्या करना था, स्वर्ण मंदिर को इनसे मुक्त कराना था, इन जो चरमपंथी जो लोग थे उनसे मुक्त करवाने के लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो महीना था जून का महीना जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इसके तहत स्वर्ण मंदिर को क्या किया, चारों तरफ से जो हमारे इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे उन्होंने घेर लिया और तोप के साथ, बंदूकों के साथ हमला किया गया और फिर जाके इन चरमपंथी लोगों से, या इसको आतंकवादी भी आप कह सकते हैं, आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जाएगा, उनसे मुक्त कराया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या हुआ, स्वर्ण मंदिर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ स्वर्ण मंदिर को, और इस कारण सिखों ने इसको अपनी भावनाओं पर एक तरीके से चोट माना। ठीक है, उनकी भावनाओं को गहरा चोट लगा और भारत और उसके बाहर के जो सिख लोग थे, सबने इस सैन्य अभियान का अपने धार्मिक विश्वास पर हमला माना और इसका चारों तरफ से क्या हुआ, विरोध हुआ। अब आपको पता है कि इसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के जो 2 अंगरक्षक थे, जो कि सिख थे, अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड, उन्होंने क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 के दिन जो इंदिरा गांधी है उनके घर के बाहर ही उनको गोली मार दिया और उनकी हत्या कर दी। तो जैसे ही ये उनकी हत्या हुई उसके बाद आपको पता है कि भाई पूरा देश तो भाई शोक की लहर में डूब चुका था, लेकिन भारत में जो सिख थे, विशेषकर दिल्ली और उत्तर भारत के जो सिख थे, उनके ऊपर लगातार हमले होने लगे और बहुत सारे सिखों को मारा गया। विशेषकर दिल्ली में तो भाई बहुत ज़्यादा सिखों को मारा गया। ठीक है, और कई घरों में तो भाई ऐसा देखने को मिलता है कि एक भी सिख पुरुष उस घर में नहीं बचा। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी और जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थी, उन्होंने 2005 में संसद में अपने भाषण में इस रक्तपात को लेकर जो सिख थे, सिख जो समुदाय है हमारे, उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो समझ में आ गया होगा। अब शांति की प्रस्तावना के लिए जो भी कदम उठाए गए थे आगे 1984 के बाद, उसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए उसके बाद अगले जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी के बाद, वो राजीव गांधी, जो कि उनके पुत्र है। ठीक है, तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कि अकाली दल के जो धर्मपंथी जो नेता थे उनके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं और इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको हम राजीव गांधी
लोंगोवाल समझौते के रूप में जानते हैं, या फिर इसको हम पंजाब समझौते के रूप में जानते हैं, जो कि 1985 में, जुलाई के महीने में 1985 में ये समझौता हुआ था। अब देखिए इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली शर्त ये थी कि भाई जो चंडीगढ़ है ना, उसको पंजाब को दे दिया जाए। ठीक है, आपको पता है कि अभी चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, लेकिन इस प्रस्ताव में या इस समझौते में कहा गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा के बीच में जो भी विवाद है, जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग की नियुक्ति की जाए, एक आयोग, एक कमेटी बनाई जाए जो क्या करे, पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने का काम करे। इसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जो रावी व्यास नदी है, उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी एक न्यायाधिकरण बैठाया जाए, जो कि वो न्यायाधिकरण क्या काम करेगी, इनके बीच में जो भी पानी जल के बंटवारे को लेकर जो भी समस्या है उसको सुलझाने का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा इस समझौते के अंतर्गत क्या था कि सरकार पंजाब में जितने भी उग्रवाद से प्रभावित लोग थे उनको मुआवजा देगी। मुआवजे की मांग भी की गई थी, जितने भी उग्रवाद से जितने भी लोग प्रभावित हुए उनको क्या मिले, मुआवजा मिले। इसके साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जो है उसको वापस लेने की भी मांग पर सहमति हो गई थी। तो ये प्रमुख समझौते थे, मतलब इस समझौते की प्रमुख शर्तें थी, जो कि राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में जो हुआ था, जिसको हम पंजाब समझौते के नाम से जानते हैं। देखिए लेकिन इस समझौते से ना पंजाब में हिंसा का जो चक्र था वो रुका नहीं। ये जो हिंसा का चक्र था वो लगभग 1 दशक तक चलता रहा, और इसमें कई बार मानवाधिकार का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। पुलिस ने क्या किया, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, और अकाली दल तो भाई समय बिल्कुल बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। तो इस कारण देश, मतलब इस प्रांत में जो पंजाब है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और जब 1992 में पंजाब में चुनाव होता है तो महज 24% मतदान ही वोट डालने जाते हैं। इतने ज़्यादा खौफ था लोगों के बीच में, कहीं भी मारकाट हो जाता था, हिंसा हो जाती थी, तो इस कारण इतने कम लोग वोट डालने गए थे। देखिए उग्रवाद को तो सुरक्षा बलों ने क्या किया, दबा दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वहाँ की आम लोगों ने, वो चाहे सिख हो, हिंदू हो या दूसरे धर्म के लोग हो, सब ने उठाया। ठीक है, और 1990 के बाद ही जाके जो स्थिति है वो सही हो पाई। 1997 में क्या होता है, चुनाव होता है, और उसमें अकाली दल और भाजपा पार्टी गठबंधन करके क्या करती है, सरकार बनाती है, और फिर उसके बाद जो आगे राजनीति है वो सही से पटरी पे आ जाती है। ठीक है, तो ये पंजाब का टॉपिक था जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर, सबसे पहले हम दिशा की बात करते हैं। भैया पूर्वोत्तर भारत है कौन सा? देखिए पूर्वोत्तर यानी कि जो पूर्व में भी है और जो उत्तर में भी है ना, मतलब ये ऐसा लोकेशन है जो कि भारत का पूर्व और उत्तर दोनों ही दिशा को कवर करता है, इसलिए इसको हम पूर्वोत्तर भाग बोलते हैं। और यहाँ पे कुल मिला के भाई 7 राज्य है, जिसको हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। देश की लगभग 4% आबादी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो डाटा दे रखा है उसको अकॉर्डिंग 4% आबादी वहाँ पे निवास करती है। और पूरे इलाके को ना, जो भारत का शेष इलाका है और पूर्वोत्तर को जोड़ने में लगभग 22 किलोमीटर की एक लंबी और पतली सी राहदारी एक मतलब इलाका है, जो कि मतलब एक एरिया है जो कि पूरे क्षेत्र को आपस में जोड़ती है, शेष भारत को और पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ते हैं, जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, चिकन नेक्स भी को हम बोलते हैं। और इसके अलावा इसकी सीमाओं की बात करें तो चाइना के साथ, मतलब पूर्वोत्तर का जो सीमा है वो चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाने का ये प्रवेश द्वार भी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने को जाना है तो इन पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से ही हम जा सकते हैं, इसीलिए इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। आगे हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी की तरह चीज़ें समझा रहा हूँ और बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा कंटेंट जो है आपको एनसीईआरटी बुक से ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1947 के बाद क्या हुआ कि इस इलाके में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो अलग अलग रियासत थी, यहाँ के अलग अलग राजा हुआ करते थे, है ना। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ, मतलब आज़ादी जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सभी को भारतीय संघ में मिला लिया गया। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर क्या हुआ, पुनर्गठन किया गया, है ना। पूरे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और नागालैंड की बात करें तो 1960 में राज्य की दर्जा इसको मिली, 1960 में राज्य बना। मेघालय, मणिपुर की अगर हम बात करें और त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में राज्य बने। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें तो 1987 में राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। अब देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो इसके साथ ही पूरा जो पूर्वोत्तर का जो राज्य था ना, सभी पूर्वोत्तर का पूरा एरिया ही अलग थलग पड़ गया था। अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत ही
बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है, विकास पे क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया जा सका। और इसके अलावा पड़ोसी राज्य से बहुत सारे शरणार्थी इस इलाके में आ गए, तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। तो कुल मिला के पूर्वोत्तर के राज्यों में ना 3 मुद्दे हावी रहे। मतलब 3 मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिली। सबसे पहला मुद्दा था स्वायत्तता की मांग। तो ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा, आपका स्वायत्तता की मांग वाला टॉपिक अलग बन जाएगा। इसमें कौन कौन सी मांगे हैं उसको हम समझेंगे। उसके बाद अलगाववाद के आंदोलन, है ना। अलगाववाद यानी कि कुछ भारत से अलग होने की बात कुछ राज्य करने लग गए थे, तो अलगाववादी आंदोलन की भी हम बात करेंगे। और तीसरी समस्या जो थी, तीसरा जो मुद्दा था वो बाहरी लोगों का विरोध, यानी कि कुछ बाहरी लोग जो पूर्वोत्तर के राज्य में आए उसका भी विरोध हुआ और उसको लेकर भी कई आंदोलन चले। इन्हीं 3 टॉपिक को अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ के सबसे पहले जो समस्या है जो कि है स्वायत्तता की मांग, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज़ादी के वक्त अगर हम मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो पूरा इलाका जो था ना पूर्वोत्तर का, वो असम कहलाता था। और गैर असमी लोगों के ऊपर जो असम की सरकार है वो क्या कर रही थी, असमी भाषा को थोप रही थी, है ना। उनको मजबूर कर रही थी वो असमी भाषा को ही बोले। तो इस कारण क्या हुआ, पूरे इलाके में असमी भाषा को लेकर आंदोलन हो गया, ठीक है, विरोध प्रदर्शन हुए। तो बड़े जनजातीय जो समुदाय के जो नेता लोग थे वो असम से अलग होना चाहते थे। और इसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि कई संगठन बनाए गए, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया। 1960 में यही जाके एक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया, ठीक है। और ये लोग आंदोलन चला रहे थे असम से अलग होने के लिए। और इनके जितने भी फेमस नेता थे उनकी मांग यही थी कि असम से एक अलग जनजातीय राज्य बना दिया जाए, जो भी अलग अलग जनजाति है उनके लिए राज्य बनाया जाए। और ऐसा हुआ भी, केंद्र सरकार ने क्या किया, कई प्रकार के जनजातीय राज्यों का गठन किया, जैसे कि यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सभी को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन हो चुका था, राज्यों का निर्माण हो चुका था, लेकिन फिर भी स्वायत्तता की मांग अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ और जनजातियों के एग्जाम्पल ले, जैसे कि बोडो नामक जनजाति है, करबी और दिमसा जैसे कुछ समुदाय जो थी वो अलग राज्य की मांग अभी भी कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, अपने मांग को पूरा करने के लिए कई आंदोलन चलाए, विद्रोही संबंधित कार्यवाही हुई, है ना। तो क्योंकि इन सभी समुदायों के लिए एक अलग राज्य देना संभव नहीं था, तो इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया, इनको अपने छोटे एरिया में ही संतुष्ट करने की कोशिश की, इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की। और जो करवी और दिमसा जो समुदाय के लोग थे उनके लिए जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता उनको दी गई। इसी तरीके से अगर हम बोडो लोगों की बात करें, जो बोडो जो जनजाति थी, उनके लिए हाल में ही क्या किया गया, स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया उन लोगों को। और इस तरीके से उनके लिए स्वायत्तता की मांग जो थी उसको पूरा किया गया है। तो ये तो स्वायत्तता की मांग वाली समस्या हो गई। अब हम बात करेंगे अलगाववादी आंदोलन, कौन कौन से अलगाववादी आंदोलन चले थे पूर्वोत्तर के राज्य में। तो यहाँ पे विशेषकर हम मिजोरम में जो अलगाववादी आंदोलन चला था और जो नागालैंड में जो अलगाववादी आंदोलन चला था उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मिजोरम की बात करते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ही मिजोरम का जो पर्वतीय क्षेत्र था ना, उसको असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना यह था, क्योंकि मिजोरम के जो लोग हैं इनको मिजो बोलते हैं, ठीक है। तो मिजो लोगों का मानना यह था कि कभी भी ब्रिटिश इंडिया का अंग मिजोरम रहा ही नहीं, है ना। वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे। तो इसी कारणवश उनका भारतीय संघ से कोई नाता नहीं है। 1959 में हम देखते हैं कि 1959 में क्या होता है, मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ता है। और असम की सरकार ने क्या किया, इस अकाल में सही प्रबंध नहीं किया था, अच्छे से प्रबंध नहीं किया। और इस कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे जनहानि होता है यहाँ पे, है ना। और इस कारण क्या होता है कि अलगाववादी आंदोलन का जो अलगाववादी जो लोग थे उनको समर्थन मिलना शुरू हो जाता है और वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और मिजो लोगों ने क्या किया, गुस्से में आकर वहाँ के एक नेता हुए जिनका नाम है लाल डेंगा, ठीक है, लाल डेंगा। तो उनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। तो 1966 की अगर हम बात करें तो 1966 में क्या हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया, आज़ादी की मांग करने हेतु सशस्त्र अभियान शुरू किए। और इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच में 2 दशक तक लंबी लड़ाइयाँ चली।
युद्ध हुआ, संघर्ष होते रहे और मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। गुरिल्ला युद्ध आपको पता है, पहाड़ों में छिप के वार किया जाता है और इनको विशेषकर पाकिस्तान की जो सरकार थी उससे समर्थन मिल रहा था और इनको ट्रेनिंग भी जो दी गई थी वो पूर्वी पाकिस्तान में ही दी गई थी। आपको पता है कि 1966 तक पाकिस्तान 2 भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से इनको ज़्यादा समर्थन मिल रहा था, सारी गतिविधि वहीं से, कार्यवाही जो भी थी वो वहीं से की जा रही थी और इन सभी घटनाओं की वजह से आम जनता को भी कष्ट उठाना पड़ रहा था। एक दफ़ा तो भाई वायुसेना को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा था, मतलब इस संघर्ष में कूदना पड़ा। तो 2 दशकों तक क्या हुआ इन दोनों के बीच में, जो मिजो विद्रोही थे और जो भारतीय सेना है उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। और उसके बाद हम बात करते हैं लाल डेंगा जो कि इनके प्रमुख थे, है ना, मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख थे। और इसके अलावा राजीव गांधी, उनके बीच में एक समझौता होता है 1986 में, ठीक है, जिसको हम राजीव गांधी और लाल डेंगा समझौता के रूप में भी जानते हैं। एक शांति समझौता होता है और इस समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है और उसको विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह को छोड़ने को राजी हो जाते हैं। लाल डेंगा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो अलगाववादी समस्या है उसका समाधान किया जा चुका है और आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांति प्रिय राज्य है। उसने कला, साहित्य तथा विज्ञान की दिशा में काफ़ी उन्नति प्रगति की है। अब हम नागालैंड की बात करते हैं। देखिए, नागा नेशनल काउंसिल यानी कि NNC ने अगमी जापू फिजो, क्या नाम बोला, अगमी जापू फिजो के नेतृत्व में 1951 से ही नागालैंड को अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया था, ठीक है। कुछ बाद ही क्या होता है कि जो NNC जो है वो 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक तो आपका NNCM कहलाता है जो कि इसाक माउवा वाला था और दूसरा आपका खापलोंग, ठीक है, खापलोंग यानी कि के लग गया इसमें, यानी कि NNCK बन गया। और भारत सरकार ने क्या किया, 2015 से ही NNCM वाली जो गुट है उससे शांति प्रस्ताव के लिए समझौता किया है, परंतु अभी तक शांति स्थापना में वो सफल नहीं रह पाए हैं। अब हम पूर्वोत्तर भारत की जो तीसरी समस्या थी यानी कि बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम असम की बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि बांग्लादेश के युद्ध के बाद बहुत सारे प्रवासी, मतलब जो शरणार्थी थे वो असम में आ गए थे, पूर्वोत्तर भारत में आ गए थे। तो उन्हीं के खिलाफ, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला था। आपको पता है कि भाई जो बांग्लादेशी जो लोग आए उसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे असमी लोगों का रोजगार जा रहा था। पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे राज्य, खासकर त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ के जो मूलवासी थे वो खुद अल्पसंख्यक हो गए बाहरी लोगों के आने की वजह से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ आंदोलन होना था। इसके अलावा एक और, मतलब असम में आंदोलन होने के पीछे एक और कारण ये था कि असम के जो भी प्राकृतिक संसाधन है, वो चाहे तेल है, चाय है, कोयला है, उन प्राकृतिक संसाधनों का मतलब दोहन हो रहा है। और इसके बावजूद, इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी असम जो है वो गरीब है अभी तक, ठीक है। उसका गलत तरीके से असम के बाहर इसको भेज दिया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, एक संगठन बना जिसका नाम है ऑल असम यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, जिसको हम आसू के नाम से भी जानते हैं। ये 1979 में बनाया गया था। तो आसू ने क्या किया, विदेशियों के खिलाफ एक विद्रोह आंदोलन चलाया। और आसू एक छात्र संगठन था, आपको मालूम है। और इसने क्या किया, किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपना संबंध नहीं बनाया, राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना के रखी। और जो आसू है उसका मेन पर्पस यही था कि जितने भी जो अप्रवासी, जो बंगाली जो लोग हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको असम से निकाला जाए, मतदाता सूची में जो भी उनके नाम दर्ज किए गए हैं उसको वहाँ से हटाया जाए। तो इस आंदोलन को असम के बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया और इस आंदोलन के दौरान बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी घटी, बहुत सारे लोग भी मारे गए, बहुत सारे लोगों को धन संपत्ति का नुकसान भी उठाना पड़ा, ठीक है। रेल की आवाजाही जो थी उसको भी बाधित कर दिया गया था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सरकार, जो उस समय हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री थे, 1985 की हम बात कर रहे हैं, 1985 में क्या हुआ, समझौता हुआ। तो 1985 में राजीव गांधी और आंसू के नेताओं के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। और इस समझौते में तय किया गया कि जितने भी बाहरी लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी और उसको असम से निकाला जाएगा। तो आगे के सालों में क्या होता है कि जो आसू है और असम गण संग्राम परिषद जो है साथ मिलकर क्या करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम असम गण परिषद रखा जाता है। और असम गण परिषद जो है 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आती है कि वो क्या करेंगे, विदेशी लोगों को की जो समस्या है उसको सुलझाएंगे और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा।
ठीक है। तो इस समझौते के साथ क्या हुआ, आशु और राजीव गांधी के बीच में जो भी समझौता हुआ उससे शांति तो कायम हो गई, लेकिन शरणार्थियों की जो समस्या थी यानी कि अप्रवासी लोगों की जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाया। तो आज भी अगर हम बात करें तो असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो शरणार्थियों की समस्या को लेकर आज भी गुस्से में है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी समस्याएं थी, तीनों समस्या के बारे में बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम द्रविड़ आंदोलन को समझते हैं। इसमें एक कहावत आपके बॉक्स में दे रखा है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इस कहावत का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमेशा हम भारतीय राजनीति की बात करें तो उत्तर भारत को ज़्यादा महत्व दिया गया, दक्षिण भारत को बहुत ही कम महत्व दिया गया, है ना। तो इसी को लेकर एक आंदोलन हुआ, द्रविड़ आंदोलन, जो कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के गौरव को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिण भारत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। पूरा नाम क्या है इनका, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और एक संगठन की स्थापना हुई जिसको हम द्रविड़ कसगम बोलते हैं। ठीक है, द्रविड़ कसगम नामक संगठन की स्थापना की गई और इनका मेन मकसद ये था कि पूरे इस आंदोलन को, जो द्रविड़ आंदोलन चल रहा है ना, उसको केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि पूरे दक्षिण भारत में फैलाया जाए। उस समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। बाद में क्या होता है कि ये द्रविड़ कसगम जो ये संगठन बना था वो दो धुरों में बढ़ जाता है। एक तो द्रविड़ कसगम हो गया और एक आपका द्रविड़ मुनेत्र कसगम। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है। आगे चल के जो द्रविड़ मुनेत्र कसगम है वो भी दो धरों में बटेगा, आगे हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो है ज्यादातर आंदोलन का जो पाला था ना इसी के नेतृत्व में रहा। आगे आंदोलन जो चला वो द्रविड़ मुनेत्र कसगम के नेतृत्व में चला और इनकी मुख्यतः 3 मांगे थी, है ना, 3 डिमांड। द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो पार्टी है उसकी 3 डिमांड थी। 1953 से 54 के दौरान उन्होंने 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग ये थी कि जो कल्लाकोडी जो नामक रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम रखा गया था डालमियापुरम। क्या नाम बोला मैंने, डालमियापुरम। इसको बदल दिया जाए, उसका जो पुराना नाम है वही रहने दिया जाए। ठीक है, यानी कि कल्लाकोडी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम यही रहने दिया जाए, इसका नया नाम जो है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, दूसरी मांग ये थी कि जो मतलब दक्षिण भारत की जो स्कूल है, जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम जो शामिल किया गया उसमें तमिल संस्कृति है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, है ना। तीसरी मांग ये थी कि जो पाठ्यक्रम में जो भी ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा हिंदी को राज्य भाषा बनाने के भी खिलाफ थे। ठीक है, तो ये 3-4 मांगे टोटल आपके यहाँ पे मैंने बता दी है। तो 1965 में जो हिंदी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में चला था उसमें इस पार्टी को, द्रविड़ मुनेत्र कसगम को भारी सफलता मिली और 1967 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जीती भी है पार्टी। अब देखिए, जो डीएमके पार्टी, डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम की हम बात कर रहे हैं, इसके संस्थापक थे अन्नादुरै। ठीक है, अन्नादुरै की मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये 2 पार्टी 2 दलों में बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ तो भाई स्वयं को मतलब द्रविड़ मुनेत्र कसगम ही बोलते हैं और एक जो दूसरी पार्टी बनेगी, नई जो पार्टी बनेगी उसका नाम होगा ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में ऑल इंडिया डीएमके। ठीक है, इस तरीके से भी आप दूसरी पार्टी का नाम ले सकते हैं। तो तमिलनाडु के राजनीति में ये 2 पार्टियां ही मतलब अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं और ज़्यादातर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें ये दोनों पार्टियां ही, मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी ही जीतती है। तो इनका दबदबा तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये द्रविड़ आंदोलन के बारे में आपका जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे हम सिक्किम के विलय की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम सिक्किम की बात करें ना, तो सिक्किम जो है वो आज़ादी के बाद इसको ना भारत की शरणागति प्राप्त हुई। मतलब शरणागति का मतलब ये है कि हमारे शरण में रहा है। इसको हम क्या करते थे, रक्षा संबंधित जो भी विषय है या विदेशी मामले है उसका जिम्मा भारतीय सरकार ने उठा रखा था, लेकिन पूरी तरीके से भारत का अंग भी नहीं था। सिक्किम पूरी तरीके से भारत का अंग नहीं था, बल्कि यहाँ पे यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था थी वहाँ के राजा द्वारा संभाला जाता था। राजा का नाम था चोंगियाल। क्या नाम बोला मैंने, चोंगियाल। तो चोंगियाल वहाँ का राजा था, लेकिन यार चोंगियाल जो है ना वो वहाँ के लोगों की जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी ना उसको सही से संभाल नहीं पाया। ठीक है,
उसको सही से दबा नहीं पाया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाली मूल के भी है, ठीक है। तो नेपाली मूल के लोगों को ऐसा लग रहा था कि चोंग्याल और उसके समुदाय के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी शासन को थोप रहे हैं, ठीक है। और इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे विरोध भी हुआ और विरोधी लोग, जो विरोधी समुदाय थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय सरकार से मदद भी मांगी, समर्थन मांगी थी, ठीक है। अब देखिए 1974 में क्या होता है, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होता है और चुनाव में जो सिक्किम की जो कांग्रेस थी वो जीत गई, ठीक है, उसको विजय प्राप्त हुई वहाँ पे। और यह पार्टी भाई सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाना चाहती थी और 1975 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव के तहत सिक्किम का पूर्ण विलय की बात कही गई थी इस प्रस्ताव में कि भाई सिक्किम का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भारतीय संघ में विलय हो जाएगा। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, सिक्किम की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो पूरी तरीके से इस बात को सपोर्ट कर रही थी। फिर क्या होता है, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद ही क्या होता है, वहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है, मतलब जनता की इच्छा पूछी जाती है और ज्यादातर लोग जो थे वो भारतीय संघ में विलय होने के लिए क्या थे, सहमत थे। तो इस तरीके से लोगों की इच्छा के बाद क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया और भारतीय संघ का ये 22वां राज्य बनकर उभरा था। लेकिन जो चोंग्याल था भाई, वो तो अपने लाइट में था, वो इसका विरोध कर रहा था, ठीक है। उसको मतलब उसने भारतीय सरकार पे आरोप भी लगाया था कि उसने गलत तरीके से बल का प्रयोग करके सिक्किम का विलय भारतीय संघ में किया है, लेकिन उसके बाद का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, सिक्किम की जो कांग्रेस है वो जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है उसके साथ मिल गई थी, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, उसके साथ उसका विलय हो गया था। तो इस तरीके से सिक्किम के विलय की पूरी स्टोरी आप समझाएंगे। अब हम बात करते हैं गोवा की मुक्ति। देखिए गोवा और हम यहाँ पे दमन और दीव की बात करते हैं। तो इस जगह पे क्या था, आज़ादी के बाद भी, भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन आज़ादी के बाद भी यहाँ पे पुर्तगालियों का ही शासन रहा। पुर्तगालियों ने कब्जा यहाँ पे कर रखा था और जो लोग थे, वहाँ के जो गोवा के लोग थे, उनका जो नागरिक संबंधित जो भी अधिकार थे उनसे वंचित रखा जा रहा था। उनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, ठीक है। उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। तो इस कारण वहाँ पे क्या हुआ, जन आंदोलन का उद्भव हुआ, ठीक है। और इस जन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महाराष्ट्र के जो समाजवादी सत्याग्रही थे, उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसको और ज़्यादा बल प्रदान किया था। नेतृत्व कहना गलत होगा, बल प्रदान किया, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प की, ठीक है। और 1961 में क्या होता है, भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। कब भेजी, 1961 में, डेट आप याद रखिए। और 2 दिन तक कार्यवाही चली, है ना, और भारतीय सेना को इसमें सफलता भी मिली और आखिरकार गोवा को मुक्त कराया गया। गोवा और जो दमन और दीव है वो संघ शासित प्रदेश बन गए थे। लेकिन गोवा मुक्त तो हो गया, लेकिन गोवा की मुक्ति के बाद ही कुछ समय बाद ही क्या होता है कि वहाँ पे एक अजीब सी समस्या उत्पन्न हुई। उसमें क्या थी कि जो महाराष्ट्रवादी जो भी एक पार्टी है जिसका नाम है गोमांतक, ठीक है, गोमांतक मैं पार्टी का नाम बता रहा हूँ। तो गोमांतक पार्टी ने क्या किया, एक मांग की कि भाई गोवा को ना महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या है, मराठी भाषा को बोलते हैं। लेकिन गोवा में क्या है कि गोवावासी जो है उसमें गोवानी पहचान और संस्कृति को ज़्यादा अहमियत दी जाती है ना। गोवानी पहचान है गोवावासी लोगों का। और यहाँ पे कोंकणी भाषा बोलने वाले भी लोग थे, तो वो उनके मन में इसके लिए भी आग्रह था। तो जो गोवावासी थे, गोवावासियों का नेतृत्व किया यूनाइटेड गोवन पार्टी, है ना, UGP जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड गोवन पार्टी। अब क्या होता है 1967 में ही जनवरी में क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे एक जनमत सर्वेक्षण करवाया जाता है, ठीक है, यानी कि लोगों की इच्छाएं पूछी जाती है। और ज़्यादातर लोग जो है वो एक स्वतंत्र पहचान रखना चाहते थे। जनमत संग्रह में लोगों की इच्छा पूछी गई तो वो महाराष्ट्र से अलग रहना चाहते थे, अलग रहने के पक्ष में थे। और इस तरीके से गोवा संघ शासित प्रदेश बना। और बाद में 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया था, राज्य की दर्जा इसको मिल गई थी। तो ये गोवा की मुक्ति की पूरी स्टोरी थी। देखो ज़्यादातर टॉपिक अभी जितने मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी के तौर पे ही आपको समझना होगा। NCERT बुक में भी स्टोरी के तौर पे ही आपको समझाया हुआ है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो उभर के सामने आई अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे हम क्या सबक सीखे हैं, क्या सबक हमें मिला, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अपनी आकांक्षाएं होगी और उसको लेकर वो आवाज़ भी उठाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की, है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड जैसे इलाकों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं की मांग उभर के सामने आई। स्पेन में एक जगह है बास्क,
ठीक है। तो बास्क लोगों ने भी क्या किया, एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। इसी तरीके से श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अलग होने की मांग की। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के माध्यम से एक तरीके से लोगों की इच्छाएं उभर के सामने आती है और ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से एक सबक हम ये सीख सकते हैं कि जो मतलब आकांक्षाएं उभर के सामने आ रही है उसको दबाने की बजाय हमारे को लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे। आपको पता है कि 1970-80 के दशक में जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर के सामने आई वहाँ पे बल का प्रयोग कम किया गया, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया गया, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को हमने समझ लिया, है ना। हमने क्या किया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम ये समझ में आया कि भाई सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्षेत्रीय इलाके हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बात को हम बिल्कुल नकार दें। केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वो सभी क्षेत्रीय इच्छाओं को लेकर चले, क्षेत्रीय पार्टी की जो इच्छाएं हैं उसको भी साथ में लेकर चले, ठीक है। इससे किसी एक क्षेत्र को बेगानेपन का अनुभव ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। चौथा हम बता सकते हैं क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखा गया। मतलब कि क्षेत्रीय आकांक्षा से हम ये समझ में आता है कि हम किसी एक क्षेत्र के विकास को ना महत्व दें। इससे क्षेत्रीय असंतुलन की भावना पैदा होती है। इसमें ऐसा लगता है कि भाई किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को लगता है कि भाई उनके विकास के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। हम भारत के सभी इलाके, सभी हिस्से के विकास के लिए समान महत्व दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये 4 सबक हमने सीखा, किससे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो मांग उभर के सामने आई उससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है आपको चीज़ें। बुक में सारा कुछ एनसीईआरटी से ही था, लेकिन मैंने उसको सरल स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सकता था, ठीक है। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।